हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शशांक आईएएस। मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो। जैसा कि लास्ट क्लास में हमें राज्यपाल पढ़ाया जो कि राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। हालांकि वो राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है क्योंकि राज्य के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो उत्तर है राज्यपाल। दूसरा, राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राज्यपाल। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिटेल में राज्यपाल पढ़ा, तो अब सबसे पहले हम राज्यपाल पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और किसी भी बच्चे को पूरा डिटेल बैच चाहिए तो डिटेल बैच के लिए आप शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और किसी भी एग्जाम के लिए है। और शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर हिस्ट्री और पॉलिटी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बहुत ही कम दामों में है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्यपाल का स्टार्टिंग होती है आर्टिकल 153 से। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो यहां से प्रश्न बनता है कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है। तो जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का पद है उसी तरीके से राज्यपाल का भी पद है। देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। तो यहां से क्लियर हुआ आर्टिकल 153 में राज्य का राज्यपाल है। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन मैंने पढ़ाया था कि दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। जो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि एक राज्यपाल दो या अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो यहां हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है एवं राज्य सरकार के सभी निर्णय राज्यपाल के नाम पर होते हैं। यानी राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं, इसीलिए इसे राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कहा जाता है। अब यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो यह है अनुच्छेद 154। तो 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टेट। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दे रखी है, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, यह अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है। तो 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और 155 में उसकी नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है, टेन्योर ऑफ राज्यपाल, कि राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं, यानी राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो और संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो और कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तो राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी हुई हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 158 में तो राज्यपाल का कार्यकाल और उसकी कंडीशंस दी हुई हैं, यानी राज्यपाल के कार्यकाल या कार्यालय की शर्तें, उसकी कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे राज्यपाल के लिए एक राजभवन होगा, उसका वेतन भत्ते ये संसद तय करती है और कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं हो सकती वित्त आपातकाल को छोड़कर। तो ये अनुच्छेद 158 में है। 153, 54, 55, 56, 57, 58 ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसको याद रखना, यहां से सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं स्टेट पीएससी या सेंटर के किसी भी एग्जाम में। 153 में राज्यपाल का पद,
154 में राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता और 158 में शर्तें। अगर बात करें अनुच्छेद 160 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 160। अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के संबंधित है, जो राष्ट्रपति किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्गुण के संबंध में निर्णय ले सकता है जो उसे सही लगे। यानी अगर राज्यपाल कोई भी निर्णय कर रहा है तो राष्ट्रपति उस केस में वो निर्णय ले सकता है उसके लिए। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, जैसा कि हमने बताया था अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति थी, ऐसे ही अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। तो 5 तरीके से राज्यपाल क्षमा कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, और वो कब करेगा? जब राज्य की विधि का कोई उल्लंघन करता है, उसमें कोई भी सजा दी जाती है न्यायपालिका द्वारा, तो राज्यपाल क्षमा दे सकता है। यह अनुच्छेद 161 में है, आर्टिकल 161 में। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अनुच्छेद 175। ये भी राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, राज्य विधानमंडल को संबोधित करने की शक्ति, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के सत्र के पहले दिन राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है और अंतिम दिन भी संबोधित करता है। उसके बाद अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन, राज्यपाल राज्य विधानमंडल को या फिर राज्य को संबोधित करता है अनुच्छेद 176 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 176 तक आपको याद करने हैं। यहां से प्रश्न सीधे बन जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अब मेन कौन कौन से हैं बता दें। आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, 56, 57 और 58, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 161 और 175, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये राज्यपाल से जुड़े आर्टिकल्स हैं। आइए कुछ आर्टिकल और भी हैं जो कि राष्ट्रपति की तरह हैं। जैसे अगर बात करें अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित करना, यानी मान लीजिए किसी स्टेट ने या किसी राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पास कर दिया तो वो राज्यपाल की सहमति के लिए जाएगा। अगर राज्यपाल को लग रहा है कि इस कानून से, इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्र सुरक्षा का हनन हो रहा है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, उसकी अनुमति के लिए आरक्षित कर देता है। उस केस में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां से प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को राज्यपाल आरक्षित करता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो 201। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है या नहीं भाई? जैसे संसद किसी विधेयक को पास करती है तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है ना वो विधेयक, और राष्ट्रपति साइन करता है तो अधिनियम बन जाता है। उसी तरीके से राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद अगर पास कर देती है तो राज्यपाल की अनुमति के लिए जाता है। लेकिन राज्यपाल को लग रहा है कि इससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या फिर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे आरक्षित कर सकता है। अब कितने दिन भी आरक्षित करके रख सकता है ये राष्ट्रपति, जब तक निर्णय नहीं लेता तब तक। उसके बाद है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जैसे मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 को याद रख लेना, देखो अभी याद हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था, राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 123 को घुमा दो, बस 123 को घुमा दो, 213, 2 को आगे ले आओ तो 213 हो गया। 213 में कौन? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यानी जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो, विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा, विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा, छुट्टी पर हो, उस वक्त राज्य सरकार को बहुत जरूरी कानून बनाना है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को लिखित सिफारिश करेगी कि आप एक अध्यादेश जारी करो, टेम्परेरी कानून बना दो। तो 213 अनुच्छेद ने राज्यपाल को शक्ति दी है राज्य के लिए अध्यादेश जारी करने की, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर वो पास होना चाहिए जब राज्य विधानमंडल का सत्र लगेगा। इस चीज को भी याद रखना, 6 सप्ताह, 6 महीना नहीं। तो 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अनुच्छेद 217 की।
अनुच्छेद 217 में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से सलाह लेता है। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जितने भी जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय, उनको राज्यपाल नियुक्त करता है उनके न्यायाधीशों को। लेकिन जब किसी भी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 217 के तहत वो राज्यपाल से सलाह लेगा। इस चीज को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अलग से लिख कर लेके आया हूं। उसके बाद अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालयों की नियुक्ति, यानी राज्यपाल जिला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करता है आर्टिकल 233 में। अनुच्छेद 163, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वह अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं करता, यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी, तब राज्यपाल निर्णय लेगा। अनुच्छेद 163 में यह व्यवस्था की गई है, याद रखना। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, याद रखना, राष्ट्रपति राज्यपाल की 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन राज्यपाल नहीं करता। राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति, जिसे वो लगता है कि ये स्वविवेक का है, तो वो स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर याद रखना है। 153, 54, 55, 56, 57, 58, इनमें क्या है? राज्यपाल का पद, उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, इनको सीधा याद रखना है। उसके बाद 161 में क्षमादान शक्ति, 175 में संबोधन करने की शक्ति, 201 में किसी भी बिल को आरक्षित करना राष्ट्रपति के लिए, 213 में 123 का आगे पीछे कर दो, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और उसके बाद 217 में हाईकोर्ट के जजों को जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राज्यपाल से सलाह लेता है, और 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इनको जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष पढ़ा दिया है। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में होती है। इस चीज को याद रखना। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो यहां से अगर मैं पूछूं, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अगर मैं पूछूं देश की या भारत की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर लगाओगे राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल। भारत की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री। तो आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रांत का अर्थ है राज्य। प्रांत की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। याद रखना, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री। तो प्रांत की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, याद रखना। राज्य सरकार का मुखिया होता है, जैसे देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तभी तो बोलते हैं मोदी सरकार। उसी तरीके से राज्य का मुखिया राज्यपाल, राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री। जैसे यूपी में योगी की सरकार है, हरियाणा में हमारे खट्टर की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। उसके बाद वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इसी को बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। अंग्रेजी में इस चीज को याद रखना। डी फैक्टो का अर्थ है रियल, वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होंगी। राज्यपाल के पास नाम मात्र की होती हैं, लेकिन राज्यपाल को जो अच्छा लगता है या राज्यपाल को लगता है ये विषय स्वविवेक का है, तो अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, जिसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के पद की अहर्ताएं, यानी कंडीशन, शर्तें क्या होती हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं
तो राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो विधानसभा या विधान परिषद एक का सदस्य होना चाहिए, दोनों का नहीं, एक का। और ये सारे मंत्रियों के लिए कंडीशन होती है। जैसे केंद्र में भी था, केंद्र में क्या था? प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदस्य होना चाहिए, एक का। उसी तरीके से मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद में से एक का सदस्य होना चाहिए या उसकी योग्यता रखता हो। अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे एक सदन की सदस्यता लेनी हो, याद रखना। अब बात करते हैं शपथ। तो मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को राज्यपाल शपथ दिलाता है। इस चीज को एक बार इसको देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं है तो भी बहुमत प्राप्त दल के प्रस्ताव पर उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री अगर सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के भीतर सदन की या एक सदन की सदस्यता लेनी होगी? 6 महीने के भीतर। यानी इसका अर्थ यह है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, आप भी, लेकिन बहुमत प्राप्त दल के कहने पर। क्लियर है या नहीं? आइए अब बात करते हैं आगे। तो जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो जाता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसको शपथ दिलाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है, यानी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है और उनको शपथ दिलाता है। तो मंत्रियों को सभी को शपथ दिलाता है राज्यपाल। लेकिन बाकी जो विधायक और मंत्री कितने बन सकते हैं? विधानसभा के कुल सदस्यों के 15%, इतनों को ही शपथ दिलाएगा बस राज्यपाल। बाकी विधायकों को कौन शपथ दिलाता है? तो बाकी विधायकों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष। क्योंकि जब विधानसभा बन के आती है तो राज्यपाल संबोधित करता है विधानसभा को पहले दिन। उसके बाद सबसे ज्यादा एज वाले को, जो विधानसभा में सबसे आयु का होता है, उसको वो प्रोटेम अध्यक्ष की शपथ दिलाता है और उससे बोलता है आप शपथ दिलाओगे। तो मंत्रियों को राज्यपाल दिलाएगा, बाकी विधायकों को प्रोटेम अध्यक्ष। अब बात करते हैं कार्यकाल। तो मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। याद रखना, इसका अर्थ यह है, मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश में योगी, हालांकि उनकी तो सरकार वैसे भी 5 साल होने वाले हैं, कार्यकाल पूरा होने वाला है। याद रखना, विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है, मंत्रियों का कोई कार्यकाल नहीं है। मुख्यमंत्री अगर बोल देगा कि गृह मंत्री का त्याग पत्र लो, तो राज्यपाल उसको त्याग पत्र लेकर हटा सकता है। इस चीज को याद रखना, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। आज विधानसभा भंग हो जाए, बहुमत खत्म हो जाए, तो आज ही राज्यपाल विधानसभा को भंग करके मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा। तो राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी पदमुक्त कर सकता है जब विधानसभा में उसके पास बहुमत ना हो। इस चीज को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रसाद पर्यंत तो कार्य करते हैं, लेकिन राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री को तभी भंग कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है, जब विधानसभा में उसके पास बहुमत ना हो। इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं त्याग पत्र की। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। तो त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री को आज त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। भारत के गृह मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, राष्ट्रपति को। भारत के रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को। राज्य के सभी मंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं। तो आइए इसको एक बार देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य, कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी राज्य का जो योजना बोर्ड होता है, प्लानिंग बोर्ड, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यानी राज्य में क्या क्या योजनाएं बनेंगी, कौन कौन की प्लानिंग होगी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या योजना होंगी, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्या योजनाएं होंगी, उसके बाद रोजगार के लिए क्या योजनाएं होंगी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्या योजनाएं होंगी,
तो मुख्यमंत्री राज्य की योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। जैसे कि क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो जोनल काउंसिल बोलते हैं। जोनल काउंसिल का उपाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जोनल काउंसिल का यानी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जब मैंने संघवाद पढ़ाया था, केंद्र राज्य संबंध पढ़ाए थे, तब मैंने क्षेत्रीय परिषद को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, उसका गठन क्या है, उसका प्रणाली क्या है। तो ये क्वेश्चन जो बच्चों ने एडमिशन ले रखा है हमारे शशांक आईएएस की एप्लीकेशन पर, वो ग्रुप में मैसेज करेंगे कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो पूछेंगे। उसके बाद यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है, जो कि क्रम से राज्य को मिलता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय परिषद में तो कई सारे राज्य आ जाते हैं ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट की क्षेत्रीय परिषद है तो उसमें कितने 6-7 राज्य आ जाएंगे। तो 1 साल के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होगा। उसके बाद अगले साल अगले राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होगा, फिर उसके बाद अगले राज्य का। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी पूछ चुकी है, स्टेट पीएससी भी पूछ चुके हैं, और एनडीए ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि स्टेट ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, जिसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। याद रखना, अंतरराज्य परिषद भी मैंने संघवाद में पढ़ाई थी, केंद्रीय राज्य संबंधों में पढ़ाई थी। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद को भी हमने पढ़ाया था केंद्र राज्य संबंधों में। केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए एक अंतरराज्य परिषद होती है, जिससे कि केंद्र और राज्यों के संबंध मधुर बने। उसके बाद मेन है राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इनके सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। जैसे कि हाल ही में देखा होगा, जब राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली साल बैठक हुई तो उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। तो ये सदस्य होते हैं। योजना बोर्ड, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष, अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी देखा होगा, अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की एक मंत्री परिषद होती है, उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें, चलो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में 200 सदस्य हैं विधानसभा में। कुल कितने हैं? 200। 200 का 15% कितना हो गया? 15 दूनी 30। तो राजस्थान में केवल 30 ही मंत्री बन सकते हैं। 30 का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का सदस्य होता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते मुख्यमंत्री को मिलाकर, इस चीज को याद रखना। और यह मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देती है, राज्यपाल को सपोर्ट करती है, क्योंकि शासन संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। लेकिन उसकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है। जैसे ही मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के सिफारिश पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को, तो वो बताता है कि ये विभाग किसको दिया जाएगा, गृह विभाग, उसके बाद कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा। तो विभागों का बंटवारा करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री करता है, राज्य में मुख्यमंत्री करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, इस चीज को याद रखना। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि राज्य का
गृह मंत्री अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, राज्य में आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है और वो नहीं कर पा रहा है, तो मुख्यमंत्री कभी भी किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। लेकिन मंत्री त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्री परिषद की बैठक होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक होगी, हमेशा अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। इस चीज को याद रखना। मंत्री परिषद की सभी कार्यवाही एवं सभी औपचारिकताओं को नियंत्रित करता है, यानी मंत्री परिषद की जो भी कार्यवाही होंगी, कब कौन सी मीटिंग होगी, जो औपचारिकता होगी, उसको भी नियंत्रण मुख्यमंत्री करता है। और राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच वार्ता का मुख्य स्रोत होता है, यानी राज्यपाल के पास कोई मंत्री परिषद को बात रखनी होगी तो मुख्यमंत्री रखेगा। राज्यपाल कोई भी आदेश देगा मंत्री परिषद को तो मुख्यमंत्री को देगा, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद को। तो वार्ता का मुख्य स्रोत, प्रिंसिपल चैनल कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार देख लीजिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच वार्ता का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो वो होता है आपका मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो याद रखना पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ये गलती से मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं मंत्री परिषद। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की, आज ही मान लीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्यागपत्र दे दिया, तो उसका जो मंत्री परिषद है वो किसके कहने पर बनाई है? राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। जब मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो याद रखना मंत्री परिषद भंग हो जाती है। इस चीज को याद रखना। और मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से भी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मान लीजिए मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे, या अचानक किसी भी मुख्यमंत्री की या किसी भी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इनको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी जल्दी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, याद रखना राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किस किस को नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर सबसे पहले करता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का मतलब है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, इस चीज को याद रखना। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का अधिवक्ता, राज्य सरकार का एडवोकेट, राज्य सरकार का वकील। तो राज्य सरकार के वकील को राज्यपाल नियुक्त करता है पर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, चेयरमैन का मतलब है अध्यक्ष, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है राज्य लोक सेवा आयोग। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, इन सबको नियुक्त राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराया है जो कि यूपीएससी के हिसाब से, प्रीलिम्स के, मेंस के और स्टेट पीएससी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी किसी भी एग्जाम में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आगे देखेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मनोबल बढ़ाते रहिए और पढ़िए। देखिए कल ही राजस्थान के रीट का एग्जाम हुआ है जिसमें हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से कि आप ही के बैच में जिन्होंने एप्लीकेशन में पार्ट ले रखा है, जिनका नाम है हेमराज जी, उन्होंने 14 में से 13 क्वेश्चन सही किए पॉलिटी के। और एलिमिनेट करना, कैसे एलिमिनेट करोगे आप? उनको आया है सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। तो आप तैयारी करते रहिए, पढ़िए, और वो अपने, क्योंकि रिटायर्ड, सोचिए हेमराज जी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, आर्मी से रिटायर्ड है, अपनी कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी में अच्छा फाइट कर रहे हैं, 150 में से 124 नंबर आ रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, लाइक। और सबसे बड़ी बात है, देखो वो लगातार क्लास ली उन्होंने। अगर एक बच्चा भी क्लास देख रहा है तो वो देख रहे थे, हालांकि और भी बच्चे देखते हैं। तो लगातार क्लास लेने का, लगातार मेहनत करने का परिणाम जरूर मिलता है। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे मिलेगा? इतने सारे लोग आते हैं, इतने बच्चे आते हैं, शुरुआत में बड़ा मोटिवेट होंगे, 10-12 दिन बाद हवा निकल जाती है। 1 महीने खींचने के, 1.5 महीने, अरे बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या क्या पढ़े।
नहीं, मेहनत करते रहिए, निरंतरता बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर कुछ नहीं, याद रखिएगा। जैसा कि देख सकते हो आप, कई सारे हमारे दोस्त होते हैं, सुबह सुबह या किसी भी, मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह, तो आपसे बोलेंगे कि भाई मेरे को जगा दियो यार, मैं भी चलूंगा। 3-4 दिन नहीं जाएंगे, 4-5 दिन। जब निरंतरता ही नहीं है तो वो राज्य को कैसे चलाएगा? मान लीजिए आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो जिले के लिए कैसे निर्णय लेगा? अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहा है वो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखना। आइए, मुख्यमंत्री की राज्य विधानमंडल से संबंधित शक्तियां। राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, विधायी शक्तियां क्या होंगी? कानून बनाने से संबंधित शक्तियां क्या होंगी? तो सदन के नेता के रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है। सबसे पहले विधानसभा का नेता होता है, सदन का नेता होता है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत मुख्यमंत्री की, भाई देखा होगा भाई, विधानसभा है, विधानसभा में बहुमत किसके पास होगा? सबसे बड़ी पार्टी के पास आधे से ज्यादा सीट होंगी, और उसका नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। एक क्लास है, मान लीजिए क्लास है, और उस क्लास में 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे आपके फेवर में हैं, तो आप ही तो नेता हुए। हाँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा। इसी तरीके से सदन का नेता होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि बहुमत होता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल सत्र बुलाता है। मुख्यमंत्री सिफारिश करता है तब वो सत्र बुलाता है कि बजट सत्र बुलाओ, मानसून सत्र बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, और सत्र को समाप्त करता है। यानी सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। और मुख्यमंत्री की सिफारिश होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री आज त्यागपत्र दे, सामूहिक त्यागपत्र दे, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। फिर चुनाव आयोग को कहेगा 6 महीने के अंदर राज्य का चुनाव कराया जाए। मुख्यमंत्री सदन के पटल पर राज्य सरकार की सभी नीतियों की घोषणा करता है। यानी मुख्यमंत्री सदन के पटल पर मुख्यमंत्री विधानसभा विधान परिषद में पटल पर राज्य की सभी नीतियों की घोषणा करता है कि हम ये नीतियां बना रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक बार देखिए, जल्द स्पीड में देखते हैं। सबसे पहले राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेद 153 से 158 तक राज्यपाल का पद, कार्यपालिका अध्यक्ष, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं हैं। उसके बाद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। 175 में विधानमंडल को संबोधित करने की शक्ति। 201 में राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति। 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इन चीजों को याद रखना है। फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, शपथ, कार्यकाल। मंत्री परिषद के मेन है कार्य, मुख्यमंत्री के मेन है कार्य। जोनल परिषद यानी क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। विकास परिषद, अंतरराज्य परिषद का सदस्य होता है। और उसके बाद हमने सदन के नेता के रूप में ये बताया, सत्र बुलाता है मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल, और सत्रावसान करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है और नीतियों की घोषणा करता है। आइए मुख्यमंत्री से जुड़े हुए सभी प्रश्न करते हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको और नोट्स बनाइए, जल्दी से जल्दी, बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदा होगा एग्जाम में, ये पक्का है। कंसिस्टेंसी, लगातार क्लास लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना, इससे आगे बढ़ते जाओगे। क्लास ले भी लोगे तो एलिमिनेट करने की शक्ति आ जाएगी आपको कि इनमें से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। तो आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सिफारिश के लिए, देखो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी बता रहा हूं, इसको लिख लेना। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी राज्य में, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी राज्य में, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जब राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, अपनी विवेक की, उस वक्त मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। 164 में लिखा हुआ है राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। याद रखना। तो अगर प्रश्न आएगा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किस आर्टिकल में, 164 में। राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति 164 में। 167 में
मुख्यमंत्री, याद रखना, मंत्री परिषद द्वारा कोई भी निर्णय होता है उसे राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस पर निर्णय करता है। उसके बाद राज्य की मंत्री परिषद की बात करें हम, तो राज्य की मंत्री परिषद में 3 होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य के मंत्री और डेप्यूटी मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, ये केंद्र में भी राज्य मंत्री होते हैं, याद रखना, और उसके बाद उप मंत्री। अगर हम केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करें तो केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन होता था? प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये सारी चीजें। यहां कौन है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन चीजों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता को हम पहले ही बता चुके हैं, यह राज्य सरकार का अधिवक्ता होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, लॉ मिनिस्टर। हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए, और उसके बाद हाई कोर्ट राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। और अगर बात करें महाधिवक्ता की, तो यह विधानसभा विधान परिषद का सदस्य, एमएलए एमएलसी ना होते हुए भी किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता। इस चीज को याद रखना, मत नहीं कर सकता, और किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। 165 में अगर बात करें तो राज्यपाल का पद है। 177 में राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में महाधिवक्ता के भाग लेने की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना यार। आर्टिकल 177, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में महाधिवक्ता भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता। इसको याद रखना, देख सकते हो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 194 में, आर्टिकल 194 में महाधिवक्ता की शक्तियां एवं विशेष अधिकार है। क्या क्या शक्तियां होंगी, क्या क्या विशेष अधिकार होंगे, तो एक बार इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताना कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो आज हमने राज्यपाल से जुड़े हुए सभी अनुच्छेद पढ़े, मुख्यमंत्री पढ़ी, उसकी मंत्री परिषद पढ़ा और राज्य का महाधिवक्ता पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और किसी भी बच्चे को डिटेल बैच चाहिए तो आज ही वो शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। शशांक आईएएस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे दिया हुआ है, और शशांक आईएएस एप्लीकेशन में हिस्ट्री और पॉलिटी का बैच चल रहा है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री की फीस है 999, जिसमें हिस्ट्री पूरी है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर भी है। और अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस स्टेट पीएससी के हिसाब से केवल 799 रुपये में बैच है इंडियन पॉलिटी का। तो शशांक आईएएस एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।